हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्किनर्स का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इसे स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी भी कहा जाता है। इसके पहले हम सीखने के क्षेत्र में पेवलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग को पढ़ चुके हैं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। यह जो सिद्धांत है यह शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रखता है और इसके माध्यम से कई सारे नए नए आयामों को भी शिक्षा के क्षेत्र में सीखने के लिए जो नए आयाम हैं उन आयामों को भी जन्म मिला है। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो B.F. स्किनर है। स्किनर ने अपने प्रयोग को करने के लिए चूहे और कबूतरों है ना, इन दो प्राणियों पर काम किया था। उन्होंने अपनी प्रयोगशाला के अंदर एक स्किनर बॉक्स का निर्माण किया था। ये जो स्किनर बॉक्स है आप देख सकते हैं इस चित्र में कि किस प्रकार से इस बॉक्स के अंतर्गत चूहे को रखा गया है और उसके लिए सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वह भी दी गई है। जैसे वहाँ पर लाइट की व्यवस्था है, एक लीवर का बटन है, एक लीवर है जिसे दबाने पर वहाँ पर भोजन और पानी की व्यवस्था भी उपलब्ध हो जाती है। पूर्व में वहाँ पर कोई भी भोजन नहीं दिखाई देता है। जब चूहा उस लीवर को दबाएगा उसके पश्चात ही उसे भोजन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार उन्होंने चूहे पर अपना यह प्रयोग करा है और चूहे को जिस बॉक्स में रखा गया है इस बॉक्स को स्किनर बॉक्स कहा जाता है। इसके साथ ही हम देखेंगे उन्होंने अपना अगला जो प्रयोग है वह कबूतरों पर किया था और इसके लिए उन्होंने जिस प्रकार के बॉक्स का या चैम्बर का निर्माण किया था उसको पिजन ऑपरेंट चैम्बर की संज्ञा दी है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो कबूतर है वह एक चैम्बर के अंदर बंद है और वहाँ पर उसके लिए सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। जैसे कि हमने स्किनर बॉक्स देखा था, स्किनर बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था। यहाँ पर उस लीवर के स्थान पर एक की लगी हुई है। आप इस की को लीवर भी कह सकते हैं। लीवर का बटन है यह, जिसको कि दबाने पर या चोंच मारने पर यहाँ पर आप नीचे देखिए फूड हुपर दे रखा है। यह जो फूड हुपर है यहाँ पर भोजन की व्यवस्था होती है। जैसे ही कबूतर लीवर को पुश करता है तब यहाँ जो फूड हुपर है इसके अंदर जो भोजन की जो गोलियाँ हैं वह गिरती है। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर लाल और हरी रोशनी की भी व्यवस्था है। अब ये जो व्यवस्था है ये क्यों दी गई है हम इसको आगे समझेंगे। अभी फ़िलहाल हमें इतना समझना है कि यहाँ पर जो चूहा है और कबूतर है इन दोनों के लिए एक चैम्बर, एक स्किनर बॉक्स बनाया गया है। वहाँ पर उन्होंने प्रॉपर लीवर की व्यवस्था की गई है, फूड की व्यवस्था की गई है। लेकिन वो व्यवस्था किस प्रकार की है, वो अज्ञात तरह की व्यवस्था है। वहाँ पर आपको भोजन जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब भोजन क्या है, एक प्रकार से उद्दीपक है। जैसा कि हमने पेवलोव्स की जब हम थियरी पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा कि भोजन की उपस्थिति में कुत्ते के द्वारा लार टपकाना। तो जब कुत्ता लार गिरा रहा था तो ये जो सलाइवेशन की जो प्रोसेस हो रही थी है ना, ये जो अनुक्रिया हो रही थी किसकी वजह से हो रही थी, उस भोजन की वजह से हो रही थी, क्योंकि वातावरण में भोजन जो है वह उपस्थित था। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ वातावरण में किसी भी प्रकार का भोजन जो है पूर्व से ही उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब भोजन को कैसे प्राप्त किया जाए। तो भोजन को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो कबूतर जो है उनको भूखा रखना होगा, है ना। भूखे कबूतर जो है वह जल्दी क्या करेंगे, अनुक्रिया करेंगे। तो कबूतरों को रखने से पहले कुछ घंटे तक उनको भोजन नहीं दिया गया था। उसी प्रकार चूहे को भी जब रखा गया था तो कुछ घंटे तक उसको भोजन की व्यवस्था नहीं दी गई थी। पिंजरे में या उस स्किनर बॉक्स में रखने के बाद में, इन चैम्बर्स में रखने के बाद में इसी के अंदर उनके लिए भोजन की व्यवस्था थी। क्योंकि कबूतर भी भूखा था और वो चूहा भी भूखा था, तो अब वो वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। तो चूंकि बाहर निकलने की उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, परंतु भोजन को प्राप्त करने के लिए लीवर और की व्यवस्था की गई थी। अब यदि चूहा उस कुंजी को या उस लीवर को दबाता है तो जैसे ही वह उसको दबाएगा, मतलब जैसे ही चूहे के द्वारा अनुक्रिया की जाएगी, उस अनुक्रिया के फलस्वरूप चूहे को भोजन की प्राप्ति होगी। इस चित्र में हम देख सकते हैं यहाँ पर लीवर के दबाने पर नीचे एक ट्रे लगी हुई है, उस ट्रे के अंदर वो फूड गिरेगा और चूहा जो है उस भोजन को प्राप्त कर लेगा। इसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं कबूतर के एग्जाम्पल में, यहाँ पर भी कबूतर के सामने एक की लगी हुई है। कबूतर जैसे ही उस पर चोंच मारेगा, चोंच के मारते ही मतलब कबूतर के द्वारा अनुक्रिया को करते ही जो फूड ऊपर है वहाँ पर
गोली गिरेगी और जो कबूतर है उस गोली को ग्रहण कर लेगा, मतलब वो अपनी भूख जो है वो उसको शांत कर सकता है। तो इस प्रकार जब कबूतर के द्वारा और चूहे के द्वारा जिस तरह की जो अनुक्रिया की गई थी, तो इस तरह की जो अनुक्रिया है जहाँ पर कि उद्दीपक पहले से उपस्थित नहीं है और बिना किसी उद्दीपक के यदि हमें अनुक्रिया करवानी है या अनुक्रिया प्राप्त की जाती है, तो इस तरह से प्राप्त की गई जो अनुक्रिया है उसे स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग का नाम दिया था। अब आगे हम इसके प्रयोग को समझते हैं। तो जो स्किनर थे उन्होंने दो तरह के व्यवहार की बात करी थी। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ बिहेवियर को देखेंगे जो कि स्किनर ने बताए थे। उन्होंने प्राणी, इन दोनों प्रयोगों के बाद में बताया था कि जो प्राणी है वह दो तरह के व्यवहार करता है। पहला होता है रेस्पोंडेंट बिहेवियर और दूसरा होता है ऑपरेंट बिहेवियर। अब ये जो रेस्पोंडेंट बिहेवियर है ये किस तरह का होता है, यह उद्दीपक पर आधारित होता है। रेस्पोंडेंट बिहेवियर जिसे हम प्रतिक्रियात्मक व्यवहार भी कहते हैं। तो प्रतिक्रियात्मक व्यवहार या अनुक्रिया क्या होती है, जो कि किसी ज्ञात उद्दीपक से हमको प्राप्त होती है। तो इस तरह से प्राप्त की गई जो अनुक्रिया या व्यवहार है वह क्या होगा, उद्दीपक अनुक्रिया कहलाता है, जिसे हम SR थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपने देखा होगा थॉर्नडाइक जो है उन्होंने जो बिल्ली के ऊपर अपना प्रयोग करा था, तो वह जो प्रयोग है वह भी SR टाइप का ही प्रयोग था। उसी तरह से जो हमने पेवलोव वाला जो एग्जाम्पल हमने जो लास्ट के लेक्चर में हमने पेवलोव थ्योरी पढ़ी थी, तो पेवलोव की जो थ्योरी है जिसके अंदर कुत्ते के सामने भोजन जब उपस्थित होता है तब सलाइवेशन होता है, मतलब यहाँ पर उद्दीपक था और उस उद्दीपक से क्या हुआ कि कुत्ते ने सलाइवेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर यह जो व्यवहार है या ये जो अनुक्रिया है इसका जो संबंध है वह क्या किससे होता है, किसी न किसी उद्दीपक से होता है, अर्थात कि यह उद्दीपक आधारित क्रिया होती है या प्रतिक्रियात्मक व्यवहार होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके उदाहरण। जैसे कि अगर हमको प्रतिक्रियात्मक व्यवहार को समझना है तो जैसे भोजन को देखकर लार आना, जो हमने पेवलोव की थ्योरी में देखा था। और अगर हम पेवलोव को न भी पढ़ें तो भी कई बार जब हम बहुत ज़्यादा भूख की अवस्था में होते हैं, है ना, जब हमें भूख लगती है तब क्या होता है, जैसे हमको भोजन दिखाई देता है तब एकदम से मन करता है ना कि इस भोजन को मैं कैसे भी करके खा लूँ, है ना। जैसे अपन कहते हैं ना कि यार वो गुलाब जामुन को देखकर मुंह में पानी आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भोजन को देखकर हम क्या कर रहे हैं, सलाइवेशन देने लगे, है ना। इसी प्रकार से गर्म बर्तन को छूने पर एकदम से हाथ हटाना, अचानक से हम जैसे ही अनजाने में क्या होता है, कोई किचन में कोई बर्तन है वो गर्म है, हमको पता नहीं है कि भाई वो गर्म है, हमने उसको छू लिया गलती से और छूते ही क्या हुआ, उस गर्माहट का एहसास हुआ। और वो जो गर्माहट है वो क्या है, एक तरह की उत्तेजना या उद्दीपक। तो उस उद्दीपक ने क्या करा, हमको उसको हाथ हटाने के लिए हमको मजबूर करा। तो हमने अनुक्रिया क्या व्यक्त करी कि हमने उस बर्तन से हाथ को हटा दिया। इसी प्रकार जब हम कभी अंधेरे कक्ष से तीव्र रोशनी या प्रकाश में जाते हैं तो क्या होता है, तीव्र प्रकाश से हमारी आंखें बंद हो जाती है। तो ये जो तीव्र प्रकाश है ये क्या है, एक प्रकार से स्टिमुलस है, ये उद्दीपक है। तो इस स्टिमुलस से हम क्या कर रहे हैं, पलकों का झपकना या आँखों का अचानक से बंद हो जाना। तो ये क्या हुई है, हमारे द्वारा की गई अनुक्रिया हुई है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रिया प्रसूत व्यवहार। स्किनर ने जो दूसरे तरह का जो व्यवहार की बात की है ना, वह क्या है, क्रिया प्रसूत व्यवहार या ऑपरेंट बिहेवियर। क्रिया प्रसूत का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जैसे कि अभी हमने दो प्रयोग देखे थे चूहे और कबूतर पे, जो बॉक्स था, स्किनर बॉक्स था, वहाँ पर सभी प्रकार की व्यवस्था थी लेकिन कोई भी ज्ञात उद्दीपक नहीं था, परंतु फिर भी चूहे ने क्या करा था, अनुक्रिया की थी और अनुक्रिया के पश्चात उसको भोजन के रूप में वो गोली मिली थी, है ना। इसी प्रकार कबूतरों के जो हमने पिजन बॉक्स जब हमने देखा, चैम्बर देखा, तो वहाँ पर भी कुंजी की व्यवस्था थी। उस की को दबाते ही, की को पुश करते ही क्या हुआ था, फूड की जो गोली है, भोजन की जो गोली है, उस हुपर के अंदर गिरी थी और कबूतर ने उस गोली को खाकर अपनी भूख को शांत किया था। तो इस प्रकार के द्वारा जब अनुक्रिया की जाती है या व्यवहार प्रकट किया जाता है तो यह जो व्यवहार है ये क्रिया प्रसूत व्यवहार कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ज्ञात उद्दीपक नहीं होता है। मतलब अनुक्रिया जो है किसी अज्ञात उद्दीपक के लिए की जाती है जो कि हमें पूर्व से या पहले से नहीं पता है ना। तो अनुक्रिया के लिए यहाँ पर क्या काम करता है, कोई उत्तेजना या अभिप्रेरण काम करता है। मतलब इसका जो संबंध है वह किससे होता है, यदि कोई चीज़ हमें सीखना है तो यहाँ पर अभिप्रेरणा जो है
मोटिवेशन जो है उससे उत्पन्न जो क्रियाशीलता है वो ही सीखने के लिए क्या होती है, उत्तरदायी होती है। फिर नेक्स्ट हम इसके उदाहरण देख सकते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा अपने हाथ पांव यूं ही चलाना, है ना, यूं ही इधर उधर चलाना। तो कई बार हम लोग देखते हैं ना लोगों को कसरत करते हुए, पार्क में जॉगिंग करते हुए, पार्क में एक्सरसाइज करते हुए, तो वहाँ उनके सामने कोई उद्दीपक होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने हाथ पैर चला रहे हैं। तो उसके पीछे क्या है, कुछ ना कोई ना कोई उत्तेजना या मोटिवेशन काम करता है। अब वो मोटिवेशन क्या हो सकता है, मान लीजिए लोग बाग कसरत कर रहे हैं, तो कसरत करने के पीछे क्या उद्देश्य होगा कि वह अपना मतलब शरीर को क्या करना चाहते हैं, फिट रखना चाहते हैं, अपने बॉडी को फिट रखना चाहते हैं। बॉडी को फिट रखने के लिए वो क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि चहलकदमी करना, कई बार व्यक्ति तनाव में रहता है ना, और एकदम से अचानक से वो क्या कर रहा है, चहलकदमी करने लगता है, मतलब कुछ सोचने विचारने लगता है। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ ना कोई ना कोई एक जो उत्तेजना है ना, वह उस अनुक्रिया के लिए कार्य कर रही है, मतलब उसको कहीं ना कहीं से वो एक अभिप्रेरणा दे रही है, उसके लिए अभिप्रेरक के रूप में काम कर रही है। किसी भी लड़की या बालिका के द्वारा रस्सी कूदना, लिखना, पढ़ना, गीत गाना, है ना, संगीत बजाना, तो ये इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं, वो क्रियाएं क्या हो कहलाती हैं, या किसका उदाहरण होती है, ऑपरेंट बिहेवियर का, मतलब सक्रिय व्यवहार होता है। इस सक्रिय व्यवहार के लिए किसी भी प्रकार के उद्दीपक की आवश्यकता, वातावरण में किसी भी तरह के उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जो सक्रिय व्यवहार है, तो सक्रिय व्यवहार की अवधारणा क्या हो गई है कि सक्रिय व्यवहार वह व्यवहार होता है जहाँ पर कि कोई भी ज्ञात उद्दीपक या नॉन स्टिमुलस जो है वह नहीं होता है, और व्यक्ति जो है अपनी अभिप्रेरकों के माध्यम से अनुक्रियाओं को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से किया गया जो व्यवहार होता है व्यक्ति के द्वारा, वह क्या होता है, सक्रिय व्यवहार कहलाता है। अगला हम देखेंगे सक्रिय अनुबंधन क्या है। अब ये जो सक्रिय व्यवहार है ना, जैसा कि हम देखते हैं कि जो थ्योरी है ना, इसका नाम क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो इसलिए अब हमको यहाँ पर क्या है, ऑपरेंट को हमने समझ लिया है कि सक्रिय क्या होता है, सक्रिय व्यवहार क्या होता है। अब यहाँ पर भी हमको अनुबंधन को समझना होगा कि यहाँ पर जो अनुबंधन है वह क्या है। तो यहाँ का जो अनुबंधन है वह किस पर आधारित है, अनुक्रिया पर आधारित है। ठीक है, इसके पूर्व में हमने जो पेवलोव की जो थ्योरी थी, वहाँ जो हमने अनुबंधन देखा था, वो अनुबंधन किस तरह का था, उद्दीपकों के बीच में होने वाला वह अनुबंधन था, जिसमें कि एक प्राकृतिक उद्दीपक था, मतलब एक नेचुरल स्टिमुलस था, और दूसरा न्यूट्रल स्टिमुलस था। तो वहाँ पर जो कंडीशनिंग थी वह नेचुरल और न्यूट्रल स्टिमुलस के बीच में थी, जिससे और उसके बाद में क्या हो रहा था, रिस्पॉन्स आ रहा था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरह की कोई भी घटना या कोई भी बात शामिल नहीं है। यहाँ पर जो कंडीशनिंग है वह कंडीशनिंग किसके अंतर्गत है, जो व्यवहार किया जा रहा है, मतलब जो अनुक्रिया दी जा रही है। तो यहाँ पर चूंकि उद्दीपक तो नहीं है, ठीक है, तो कंडीशनिंग जो है वह किसके बीच में होगी, जो अनुक्रिया की जा रही है, मतलब जो रेस्पॉन्ड किया जा रहा है, उस रेस्पॉन्ड और उस रेस्पॉन्ड से मिलने वाला जो रीइंफोर्समेंट होता है। जैसे कि हमने देखा प्रयोग में कि जब चूहे ने उस लीवर को दबाया, तो लीवर को दबाने के बाद में उसको, चूहे को क्या हुआ, भोजन की गोली प्राप्त हुई। अब एक गोली से तो चूहे का पेट नहीं भरेगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस अनुक्रिया को, उस रेस्पॉन्स को बार बार रिपीट करना पड़ेगा। जितनी बार वो रिपीट करेगा उतनी बार वो उस लीवर के माध्यम से वो जो गोली है वह गिरती चली जाएगी। ठीक है, तो जितनी बार उसने रेस्पॉन्ड किया उतनी बार उसको गोली मिल गई, उसने गोली को खा लिया तो उसको क्या मिला, संतुष्टि मिली, मतलब उसकी जो भूख है वह उसको तृप्ति मिली, भूख जो है वह उसको शांति मिली। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो अनुक्रिया है, अब यहाँ पर चूंकि उद्दीपक तो कुछ था नहीं, तो जो अनुबंधन है वह अनुबंधन किसके बीच में होगा, चूहे के द्वारा की गई अनुक्रिया और उसको मिलने वाले भोजन, मतलब उसको मिलने वाला जो पुनर्बलन है। यहाँ पर जो भोजन है वह एक प्रकार से क्या हो गया है, अब उसके लिए पुनर्बलन का काम कर रहा है, क्योंकि वह जो पुनर्बलन है वह क्या कर रहा है, उसके अनुक्रिया की जो दर है, ठीक है, रेट ऑफ रेस्पॉन्सेज जो है उसको वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक,
तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि जो सक्रिय अनुबंधन है वह क्या होता है कि स्किनर के अनुसार सक्रिय अनुबंधन से अभिप्राय एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया है जिसके द्वारा सक्रिय व्यवहार की सुनियोजित पुनर्बलन, जिसको हम प्लान्ड रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स भी बोलते हैं, के द्वारा पर्याप्त बल मिल जाने से जो उसमें जल्दी जल्दी पुनरावृत्ति होती है ना, जल्दी जल्दी, जैसे कि भी हमने समझा कि जो चूहा था उसने लीवर दबाया, उसको गोली मिली, एक गोली से चूंकि उसकी भूख शांत नहीं हो सकती, उसने फिर लीवर को दबाया, तो अब ये जितनी बार वो लीवर को दबाएगा उतनी बार उसको गोली मिलेगी, जितनी बार उसको गोली मिलेगी उतनी बार उसको बार बार क्या हो रहा है, एक अच्छी फीलिंग आ रही है ना। तो गोली क्या है, पुनर्बलन और अभिप्रेरण दोनों का काम कर रही है। तो इस तरह से क्या हुआ है कि अनुक्रिया और पुनर्बलन के बीच में क्या हो गया है, एक कंडीशनिंग हो गई है। तो ये जो कंडीशनिंग है या ये जो अनुबंधन है ये ऑपरेंट कहलाता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे सक्रिय व्यवहार और पुनर्बलन की। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग और रीइंफोर्समेंट है ना, अब इनके बीच में आपस में क्या संबंध है। तो पुनर्बलन क्या होता है, पुनर्बलन वह होता है जो कि किसी के द्वारा की गई अनुक्रिया की दर जो है उसमें वृद्धि करता है। ठीक है, पुनर्बलन एक प्रकार से किसी भी प्राणी को दिया गया इंसेंटिव हो सकता है, दिया गया पुरस्कार हो सकता है। ठीक है, तो जब भी किसी भी प्राणी को कोई पुरस्कार दिया जाता है तो क्या होता है, वह खुश हो जाता है ना। मान लीजिए कि उसने कोई काम करा और उस काम को करने के बदले में उसको प्रशंसा मिली या उसको कोई पुरस्कार मिला या कोई उसको पुरस्कार राशि मिली, तब क्या होगा, उसने देखा कि अरे वाह, ये काम करने से मुझे पुरस्कार मिला है या मेरी प्रशंसा की गई है, तो क्या होगा, उसके काम को करने की जो दर है, मतलब वह क्या करेगा, बार बार उस कार्य को करने का प्रयास करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर उसको प्रशंसा मिली है या पुनर्बलन या प्रोत्साहन के रूप में उसको कुछ ना कुछ प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पुनर्बलन जो है वह सक्रिय व्यवहार को क्या करते हैं, बल प्रदान करते हैं, और बल प्रदान करके वो क्या कर रहे हैं कि वांछित व्यवहार के रूप में सीखने के जो कार्य है उसमें वह सहयोग प्रदान करते हैं। किसी भी प्राणी के द्वारा दी गई अनुक्रिया अथवा व्यवहार को हम क्या करते हैं, दो प्रकार से हम पुनर्बलन को दे सकते हैं। जैसे अभी हमने बात करी थी पुनर्बलन की, कि जब भी कोई अनुक्रिया होती है तो उस अनुक्रिया के बाद में उसको पुनर्बलन दिया जाना आवश्यक है। यदि हम चाहते हैं कि अनुक्रिया की दर बढ़ती रहे, है ना, या बार बार वो अनुक्रिया होती रहे, तो बार बार अनुक्रिया को प्राप्त करने के लिए पुनर्बलन को प्रदान करना आवश्यक होता है। तो ये जो पुनर्बलन है ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक पुनर्बलन। ठीक है, तो धनात्मक पुनर्बलन क्या होते हैं, जब वातावरण में इन पुनर्बलन को देने से, ठीक है, जब हम किसी भी प्राणी को इस प्रकार के पुनर्बलन को प्रदान किया जाता है, दिया जाता है, तो इससे क्या होता है, प्राणी के द्वारा की गई अनुक्रिया की दर में वृद्धि होती है। ठीक है, वह क्या करेगा, जो भी वो रेस्पॉन्ड कर रहा है उस रेस्पॉन्ड को, वो जो उसका जो रेस्पॉन्सेस हैं वो इंक्रीज होते चले जाएंगे ड्यू टू द पुनर्बलन, ड्यू टू द रीइंफोर्समेंट, जो उसको रीइंफोर्समेंट मिल रहे हैं। तो दैट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है वह देने पर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। इन द सेम वे दूसरा जो प्रकार है वह क्या होता है, ऋणात्मक पुनर्बलन। अब ऋणात्मक पुनर्बलन क्या कहते हैं, जो ऋणात्मक पुनर्बलन होते हैं वह हटाने पर, ठीक है, ऋणात्मक पुनर्बलनों को जो प्राणी है उसके पास से हटाने पर अनुक्रिया की जो दर है उसमें वृद्धि हो जाती है। तो जैसे कि डरावनी आवाज़ है ना, कई बार बच्चा पढ़ रहा है, सीख रहा है, कोई कार्य कर रहा है और उसको उसके आसपास से क्या हो रहा है, बहुत सारी भयानक या डरावनी आवाज़ें प्रस्तुत की जा रही है। तो अब अगर डरावनी आवाज़ के साथ में हम बच्चे को कुछ सिखाएंगे तो वो सीख पाएगा क्या, नहीं सीख पाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हम उन आवाज़ों को बंद कर देंगे। जैसे ही हमने आवाज़ को बंद किया, क्या हुआ, उसने अपना फोकस या कंसंट्रेशन किस चीज़ पर करा, सीखने पर करा, है ना। उसी प्रकार जैसे बिजली के आघात, अब बिजली के झटके, अगर हम किसी को बिजली के झटके देंगे और उसके साथ में उसको बोलेंगे कि अब तुमको इसके साथ में रिस्पॉन्स भी करना है, तो क्या वो रिस्पॉन्स जो है कॉन्सेंट्रेटली कर पाएगा या सही अनुक्रिया को कर पाएगा,
नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जो झटके उसको जो लग रहे हैं, एक जो स्किनर है उन्होंने अपने अनेक प्रयोगों में से एक प्रयोग इस प्रकार का भी किया था, जब वह शेपिंग ऑफ बिहेवियर की बात कर रहे थे। इसको भी हम आगे जो हमारे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है उसमें देखेंगे। तो ये जो बिजली के जो आघात हैं, बिजली के जो झटके हैं, अगर ये झटके दिए जाएंगे तो प्राणी जो है वह क्या करेगा, जिस व्यवहार पर वो झटका दिया जाएगा तो जो भी प्राणी है वह उस प्रकार का व्यवहार को करना बंद कर देगा और वो अपना दूसरे व्यवहार को प्रदर्शित करने लग जाएगा, है ना। इसी प्रकार से अपमान, डांट फटकार, तो कुछ जो व्यवहार होते हैं जो कि गलत होते हैं, तो इस प्रकार के रीइंफोर्समेंट देने पर प्राणी के द्वारा किए गई जो अनुक्रिया होती है, जो व्यवहार होते हैं, वो क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो इस तरह जो पुनर्बलन है दो प्रकार के होते हैं, और एक पुनर्बलन और है जो कि बहुत ही कम प्रयोग में लाया जाता है। तीसरा जो पुनर्बलन होता है वो होता है दंड, पनिशमेंट। तो पनिशमेंट देकर भी कई बार अनुक्रिया की दर को कम और ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि बच्चा अगर मस्ती कर रहा है और उसको दंड दिया तो क्या होगा, उसकी मस्ती करने की जो अनुक्रिया है ना, उसकी दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये जो पनिशमेंट होते हैं तो ये क्या करते हैं, रेस्पॉन्सेस या रेस्पॉन्ड की जो मतलब अनुक्रियाओं की जो दर होती है उसको कम और ज़्यादा करने का काम करते हैं। सक्रिय अनुबंधन द्वारा प्राणी को क्या होता है, वांछित व्यवहार सिखाने की दिशा में पुनर्बलन जो है वह अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि जो एक प्रयोग था जो स्किनर ने करा था चूहे के ऊपर, जिसमें वहाँ पर उन्होंने एक जैसे भूल भुलैया वाला रास्ता होता है ना, तो उन्होंने क्या करा था, एक भूल भुलैया वाले रास्ते का निर्माण किया था, और उसके अंदर जैसे जहाँ पर कि हम चाहते हैं कि चूहा उस स्थान पर नहीं जाए, तो वहाँ पर उन्होंने बिजली के झटके की व्यवस्था कर रखी थी। अब जैसे ही चूहा गलत दिशा में जाता है तो वहाँ पर उसको एक झटका लगता है। अब उस झटके से क्या होता है, वो चूहा डर जाता है और वो आगे नहीं बढ़ता है, वो वापस से वहीं से पलट जाता है और अपना रास्ता बदलता है, फिर वो दूसरा रास्ता चुनता है, फिर आगे बढ़ता है। फिर आगे बढ़ने पर जैसे मान लीजिए फिर दो रास्ते उसको मिले, फिर अगर वो गलत रास्ते पर जाता है तो फिर वहाँ पर उसको बिजली के झटके की व्यवस्था है, वो वहाँ से फिर पलटता है और फिर सही रास्ते पे। तो इसको कहते हैं शेपिंग ऑफ बिहेवियर। तो ये जो पुनर्बलन है, ये पुनर्बलन जो है किसी भी प्राणी को वांछित व्यवहार को सिखाने में, है ना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पुनर्बलन जो है इनका जो प्रेजेंस ऑफ जो रीइंफोर्समेंट है ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने रीइंफोर्समेंट को नहीं रखा तो हम सक्रिय व्यवहार पर काम नहीं कर पाएंगे। और सक्रिय व्यवहार जो है, जो स्किनर के अनुसार सक्रिय व्यवहार जो है सीखने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और उनके अनुसार सीखने के लिए सक्रिय व्यवहार के अंतर्गत दिया गया जो पुनर्बलन है ना, और जो अभिप्रेरणा है वह सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होती है। वो क्या कहते हैं कि अगर किसी प्राणी को सिखाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पुनर्बलन देना होगा, उसको मोटिवेशन मिलना चाहिए, तभी वह किसी काम को करना सीखेगा। तो यहाँ पर उन्होंने रीइंफोर्समेंट और उसके शेड्यूल्स की बात करी है, रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स की, कि रीइंफोर्समेंट जो है उसके किस किस प्रकार से हम उसका नियोजन या आयोजन कर सकते हैं। पहला जो उन्होंने आयोजन या नियोजन बताया है वह है सतत पुनर्बलन आयोजन, है ना। पहला जो शेड्यूल है वो क्या है, कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। अब इस शेड्यूल के अनुसार क्या होता है कि यह जो है ये 100% पुनर्बलन है। 100% का मतलब कि प्राणी ने जब भी सही अनुक्रिया करी है ना, तो हर सही अनुक्रिया पर, हर सही व्यवहार पर क्या है, उसको पुरस्कृत किया जाना चाहिए, या फिर इसके अंतर्गत उसको हर अनुक्रिया पर, हर सही अनुक्रिया पे क्या कर रहे हैं, उसको पुनर्बलन की व्यवस्था उसके लिए दी जा रही है। जैसे हमने देखा था कि जो चूहा था जितनी बार उस लीवर को पुश करेगा उतनी बार उसको गोली की व्यवस्था या भोजन की व्यवस्था दी जाएगी। तो इस तरह का जो पुनर्बलन है या इस तरह का जो शेड्यूल है वो शेड्यूल कैसा है, कंटिन्यूअस है। मतलब यहाँ पर कंटिन्यूअस मतलब हर सही अनुक्रिया पर पुनर्बलन, हर सही अनुक्रिया पर पुनर्बलन। अगला जो है वो है एक निश्चित अंतराल पुनर्बलन आयोजन। यहाँ पर एक फिक्स्ड इंटरवल है, फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस आयोजन में जो सीखने वाला है उसे एक निश्चित समय के पश्चात ही पुनर्बलन दिया जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि कबूतर है, उसने
कुंजी को दबाया, दबाने पर उसे भोजन प्राप्त हुआ। अब उसने फिर वापस से कुंजी को दबा दिया, तब उसे यहाँ पर भोजन की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर शेड्यूल जो है वह क्या करा है, फिक्स कर दिया है कि अब भोजन उसको कब मिलेगा, 3 मिनट के पश्चात ही भोजन मिलेगा। अब यहाँ पर वह जितनी भी बार अनुक्रिया करेगा ना, उस कुंजी को दबाएगा, वहाँ पर उसको बल या पुनर्बलन नहीं मिलेगा, मतलब उसको भोजन की प्राप्ति नहीं मिलेगी। उसको भोजन की प्राप्ति कब मिलेगी, एक निश्चित समय के पश्चात। फिर जैसे ही मान लीजिए 3 मिनट का समय हो गया, 3 मिनट पश्चात फिर उसने उस कुंजी को दबाया और दबाते ही क्या हुआ, उसको भोजन की प्राप्ति हो गई। तो इस प्रकार से जब वह अनेक बार इस क्रिया या प्रक्रिया को दोहराता है और सही अनुक्रिया पर ही जब उसको बल मिलता है ना, तो ये जो सही अनुक्रिया है वो कब मानेंगे, एक निश्चित अंतराल के पश्चात की गई जो अनुक्रिया है। तो यहाँ पर क्या है, चूहे ने, कबूतर ने सीख लिया है कि मुझे कितनी देर के पश्चात इस कुंजी पर अपना पंजा लगाना है या अपनी चोंच को मारना है, मतलब इस लीवर को दबाना है। तो इस तरह से इस प्रकार का जो पुनर्बलन आयोजन होता है वह क्या होता है, एक निश्चित अंतराल का। फिर नेक्स्ट है निश्चित अनुपात पुनर्बलन आयोजन। अभी हमने क्या पढ़ा था, निश्चित अंतराल। अब यहाँ पर क्या है कि निश्चित अंतराल मतलब एक फिक्स्ड रेशो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल इसे कहा जाता है। तो इस तरह का जो आयोजन है इसमें यह निश्चित करके पुनर्बलन प्रदान किया जाता है कि कितनी बार सही अनुक्रिया करने पर पुनर्बलन दिया जाए, है ना। जैसे उदाहरण के लिए कबूतर को 50 बार सही चोंच मारने पर उसको 1 दाना दिया जाएगा। मतलब जब वह 50 बार स्ट्रोक करेगा, 50 बार उस लीवर को दबाएगा, उसके पश्चात ही भोजन की एक गोली गिरेगी। तो यहाँ पर उन्होंने क्या करा है, एक निश्चित रेशो या अनुपात, है ना। तो ये जो अनुपात है, पहला जो अनुपात था वह क्या था, टाइम को लेकर था, ठीक है, कि अब वो कितनी भी बार चोंच मारे या पंजा मारे, गोली कब गिरेगी, निश्चित समय के पश्चात में। यहाँ पर पर्टिकुलर कितनी बार उस लीवर को दबाना है ना। तो ये होता है आपका निश्चित अनुपात। और निश्चित अनुपात में क्या दिया है उन्होंने कि यहाँ पर जो उसको चोंच मारना है, तो मान लो कि उन्होंने उसका शेड्यूल फिक्स कर दिया है कि 10 बार चोंच मारेगा तब 1 बार उसको भोजन मिलेगा, फिर 10 बार चोंच मारेगा तब 1 बार उसको भोजन मिलेगा। तो इस तरह से बार बार हर 50 के बाद में, है ना, मतलब हर 50वें स्ट्रोक पर उसको क्या है, भोजन की प्राप्ति हो रही थी, ठीक है। अगला जो है वह क्या है, परिवर्तनशील पुनर्बलन आयोजन। अब परिवर्तन ये क्या है, वेरिएबल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर किसी भी निश्चित अंतराल या निश्चित अनुपात को क्या है, ध्यान में नहीं रखा जाता है, बल्कि किसी भी समय और कितनी भी अनुक्रियाओं के पश्चात उसको बल जो है, मतलब पुनर्बलन जो है वह प्रदान कर दिया जाता है। तो ये कैसा होता है पुनर्बलन, कि ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 50 स्ट्रोक करने के बाद में ही उसको गोली दी जाएगी। हो सकता है वो 50 के बाद नहीं, 10 के बाद ही गोली गिर जाए, हो सकता है 20 के बाद ही गोली गिर जाए, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है कि अनुक्रियाएं जो हैं वह जारी रहती है। अनुक्रियाएं आना जो है वह क्या होता है, रिस्पॉन्सेस आना जो है वह बंद नहीं होते हैं, क्योंकि चूहे और कबूतर को पता है कि कभी ना कभी, मतलब मैं जितने भी स्ट्रोक्स दूंगा तो इन स्ट्रोक्स में से कभी ना कभी भोजन जो है वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर वह जो पुनर्बलन है इस प्रकार के मोटिवेशन का काम करता है कि अनुक्रिया जो है वह बनी रहे। इस प्रकार हमने इसके शेड्यूल्स देखे, पुनर्बलन के शेड्यूल्स देखे कि पुनर्बलन के कितने प्रकार होते हैं और कितने प्रकार से हम पुनर्बलनों को प्रदान कर सकते हैं। तो यह जो थ्योरी है शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखती है और इसके कई शैक्षिक निहितार्थ भी हैं, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं। आइए हम देखते हैं इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। पहला है शेपिंग ऑफ बिहेवियर। शेपिंग ऑफ बिहेवियर मतलब व्यवहार का गढ़ना। पहले भी हम बात कर चुके हैं व्यवहार के गढ़ने की, कि यह जो सिद्धांत है यह प्राणी के व्यवहार को गढ़ने में सबसे ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है। अब व्यवहार को कैसे गढ़ा जा सकता है, जैसे कि यदि वह सही या वांछित व्यवहार कर रहा है तो सही अनुक्रिया या वांछित अनुक्रिया को करने पर, वांछित व्यवहार को प्रदर्शित करने पर क्या है, उसको रीइंफोर्समेंट मिलना चाहिए। और गलत व्यवहार यदि उसके द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है ना, यदि उसका व्यवहार गलत दिशा में जा रहा है तो क्या होगा, वहाँ पर उसको रीइंफोर्समेंट की व्यवस्था
नहीं रहेगी। तब वो क्या करेगा कि केवल उसी प्रकार के व्यवहार करता चला जाएगा जो कि डिज़ायरेबल है, जो कि वांछित है ना। तो सही अनुक्रिया के लिए क्या कर रहे हैं हम, उनको, प्राणी को या विद्यार्थी को मोटिवेशन देते जा रहे हैं। तो अनुक्रिया कैसी होनी चाहिए, सबसे मुख्य बात जो इसमें है वह क्या है कि अनुक्रिया जो है वह सही होना चाहिए। गलत अनुक्रिया पर कोई पुनर्बलन नहीं है, सही अनुक्रिया पर पुनर्बलन दिया जाएगा। तो व्यक्ति क्या करता जाएगा, सही अनुक्रियाओं को करता जाएगा, क्योंकि उसको पुनर्बलन की जो प्राप्ति है वह कहाँ पर हो रही है, सही अनुक्रिया के करने पर। तो इस प्रकार जो शेपिंग ऑफ बिहेवियर है ना, इसे सीखने का स्वरूप प्रदान करना भी कहा जाता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो शिक्षक है वह क्या है, अपने विद्यार्थी के व्यवहार को स्वरूप भी प्रदान कर सकता है। मतलब कि विद्यार्थी के व्यवहार को मतलब वांछित बना सकता है या वांछित कार्य के लिए उसे प्रेरित कर सकता है। फिर अगला है वोकैबलरी। वोकैबलरी का मतलब होता है शब्द भंडारण। तो यह जो सिद्धांत है यह बालकों के जो शब्द भंडारण है उनमें भी वृद्धि करने का काम करते हैं। जैसे कई बार जैसे पर्यायवाची शब्दों को सीखना है ना, एक शब्द के और भी अनेक जो शब्द होते हैं उनको सीखना, या विलोम शब्दों को सीखना। तो अगर बच्चे ने उस शब्द के सही विलोम शब्द बोले हैं तो सही विलोम शब्दों पर क्या होगा, उसको प्रशंसा मिलेगी, है ना, टीचर के द्वारा उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा। और गलत शब्द के बोलने पर क्या होगा, उसको प्रोत्साहन या प्रशंसा नहीं की जाएगी। तो इस प्रकार क्या है कि यह जो विधि है या यह जो सिद्धांत है यह शब्द भंडारण को बढ़ाने में, वृद्धि करने में भी सहायक होता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण है, काफ़ी जिसका प्रयोग किया जा रहा है वर्तमान समय में, वो है आपका प्रोग्राम्ड लर्निंग। प्रोग्राम्ड लर्निंग जो है इसको अभिक्रमित अधिगम भी कहा जाता है। अभिक्रमित अधिगम जो है ना, अभी आज के समय में हम लोग देखते हैं PLM मटेरियल। PLM क्या होते हैं, प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल। ये मटेरियल इस तरह के होते हैं कि यहाँ पर विद्यार्थियों को शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती है। ये प्रोग्राम इस तरह से तैयार किए जाते हैं, इस तरह से बनाए जाते हैं कि विद्यार्थी जो है स्वयं की सहायता से ही सीखता चला जाता है। हर सही उत्तर सही अनुक्रिया करेगा तो उसको क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा, उसके उत्तर की प्रशंसा करते हुए उसको आगे बढ़ने के लिए कहा जाएगा। गलत उत्तर को बताने पर वो वहीं रुक जाएगा और उसको सही उत्तर तक पहुंचने के में जो PLM मटेरियल है वो क्या करेगा, उसको सही उत्तर तक पहुंचने में उसकी सहायता करेगा। तो यहाँ पर ये जो PLM मटेरियल होते हैं या ये जो PLM जो प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल या प्रोग्राम होते हैं, ये क्या है, यहाँ पर शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती है। जो प्रोग्राम है वही अपने आप में एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। और ये जो मटेरियल है यह किसी किताब के रूप में भी हो सकते हैं, और आजकल तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के अंदर जो चलने वाले जो प्रोग्राम है ना, तो उसमें भी उसके रूप में भी हो सकते हैं। वर्तमान समय में हम देखते हैं वीडियो गेम, तो वीडियो गेम के रूप में भी कई सारे इस तरह के प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल बनाए जाते हैं जो कि बच्चों को सीखने में बहुत अधिक हेल्पफुल होते हैं, सहायता करते हैं। और काफ़ी हद तक बच्चे जो हैं चीज़ों को अपने आप, ये सेल्फ लर्निंग मटेरियल भी हम इसको बोल सकते हैं कि खुद से स्वयं से सीखना। तो स्वयं से कैसे सीखेगा वह, जब उसको हर उसके रिस्पॉन्स के बाद में उसको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिले, है ना। जैसे कि बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं तो एक लेवल को क्रॉस करने के बाद में ही वो नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है। जैसे ही वो एक लेवल पार कर लेता है तो उसको कॉइन्स मिलते हैं, तो वो जो कॉइन्स है उसको मोटिवेशन कर देते हैं कि अब मुझे ये वाला जो सेकंड लेवल है इसको भी कैसे भी करके क्रॉस करना है। तो इस तरह से की जो चीज़ें हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण जो इससे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई थी वह यही था, इसका प्रोग्राम्ड लर्निंग मटेरियल मतलब PLM। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं रेमेडियल ट्रेनिंग। रेमेडियल ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, निदानात्मक शिक्षण। निदान करना, निदान मतलब कि डायग्नोज करना। किसी भी समस्या को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि कोई बालक है या विद्यार्थी है ना, अब वह कई बार सिखाने के बाद में भी वह क्या करता है, गलत अनुक्रिया कर रहा है ना। शेपिंग ऑफ बिहेवियर क्या काम करता है, उसको सही अनुक्रिया के लिए मोटिवेट करता है ना, ताकि वांछित अनुक्रिया नहीं हो। सही अनुक्रिया जो बालक है या विद्यार्थी है वह सही अनुक्रिया व्यक्त करे और हर सही अनुक्रिया पर उसे क्या है, पुनर्बलन दिया जा सके। परंतु कई बार देखने में ऐसा आता है कि बार बार मोटिवेशन देने के बाद भी
जो बालक है वह क्या कर रहा है, सही अनुक्रिया को व्यक्त नहीं कर पा रहा है। तो नहीं कर पा रहा है तो क्यों नहीं कर पा रहा है, तो इसके कारणों का पता लगाना। तो इस तरह की जो समस्या है उसको डायग्नोस करना, प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करना। तो प्रॉब्लम को जो डायग्नोस करना मतलब निदानात्मक, तो पहले प्रॉब्लम को डायग्नोस करना और उसके अनुसार फिर उसको आगे की ट्रेनिंग देना। ट्रेनिंग कैसे होगी, वापस से वही हम बात करेंगे, शेपिंग ऑफ बिहेवियर के माध्यम से उसको प्रशिक्षण देना। और जो आपका रेमेडियल है, रेमेडियल के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, डायग्नोस करना, प्रॉब्लम को डायग्नोस करना, आइडेंटिफाई करना, और आफ्टर द डायग्नोजेशन या आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना। क्लियर। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट काफ़ी हेल्पफुल होता है, मतलब मेन तो रीइंफोर्समेंट ही है। कंडीशनिंग जो है, कंडीशनिंग ही रीइंफोर्समेंट के साथ में की गई है कि हर सही अनुक्रिया पर, राइट रिस्पॉन्स पर क्या हो रहा है, रीइंफोर्समेंट मिल रहा है। यदि रीइंफोर्समेंट जो है वो क्या कर रहा है, रेस्पॉन्सेस की जो रेट ऑफ रेस्पॉन्सेस है उसको इंक्रीज करने का काम करता है। यदि रीइंफोर्समेंट को हटा लिया जाएगा तो क्या होगा, जो रेट ऑफ रेस्पॉन्सेस है धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाएंगे, मतलब जो बॉन्डिंग है, अनुबंधन जो है वह कमज़ोर पड़ने लगेगा। सीखने की जो दर है, क्षमता है, वह धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। तो इसलिए जो रीइंफोर्समेंट है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है संतोष, है ना। हमको जब कोई काम में सफलता मिलती है तो ये जो संतोष है, यहाँ पर ये थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का नियम है ना, ये उसी नियम को दोहरा रहा है कि जो थॉर्नडाइक है उन्होंने क्या कहा था, प्रभाव का नियम बताया था अपने जो मेन लॉस थे लर्निंग के। तो उसमें से वन ऑफ द जो लॉ था वो क्या था, प्रभाव का नियम। यहाँ पर भी संतोष की बात करी है, सेटिस्फेक्शन की बात की है कि जब भी हमें काम में सफलता मिलती है तब हमको क्या मिलता है, एक सेटिस्फेक्शन आता है और एक कॉन्फिडेंट आता है ना, एक आत्मविश्वास मिलता है हमको कि हाँ यार मैं इस काम को कर सकता हूँ, मुझे इसमें सफलता मिल गई है। तो ये जो कॉन्फिडेंट है, ये जो सेटिस्फेक्शन है, ये क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। किस चीज़ के लिए मोटिवेशन मिल रहा है हमको, आगे नेक्स्ट रेस्पॉन्ड को करने के लिए। फिर नेक्स्ट है आपका स्मॉल स्टेप्स, पद विभाजन। जैसे किसी भी कार्य को जब हमको करना होता है तब हम क्या करते हैं, कार्य को छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे पदों में विभक्त करके यदि हम सीखें तो जो हमारी जो सीखने की जो गति है ना, वह उसमें वृद्धि होती है। मतलब जो हमारी स्पीड है वह इंक्रीज़ होती है, और साथ में क्या होता है, स्पीड के साथ साथ में हमको सेटिस्फेक्शन भी आता है और सक्सेस भी मिलती है। ठीक है। तो ये जो नियम है या ये जो सिद्धांत है, यह क्या कह रहा है कि आपको जो काम है उसको होल मतलब समग्र रूप में नहीं करना है। आपको क्या करना है, अगर आपको किसी चीज़ को सीखना है, सही अनुक्रिया देनी है, तो आपको उसको छोटे छोटे पदों में विभक्त करना होगा और फिर उसको सीखने का काम करना होगा। तो ये क्या है, पद विभाजन को प्रमोट करते हैं, स्मॉल स्टेप्स को प्रमोट करते हैं। निष्कर्ष जो है, अब यह जो अधिगम है निरीक्षणात्मक अधिगम है। निरीक्षणात्मक मतलब कि यहाँ पर जो व्यवहार है उसको हम निरीक्षण किया जा सकता है, व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है, और अध्ययन के माध्यम से हम प्राणी के व्यवहार को स्टडी करके उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है। दूसरा कि यह जो सिद्धांत है यह मनोरोगियों के लिए, पशु पक्षियों के लिए और जो बालक है ना, उनके ऊपर लागू किया जा सकता है, परंतु जो विवेकशील प्राणी है उनके ऊपर इसको लागू नहीं किया जा सकता। यही इसका केवल एक ड्रॉबैक है। अदरवाइज शिक्षा के क्षेत्र में यह जो सिद्धांत है यह एक बहुत ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सीखने का जो स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग है ये थ्योरी देखी, काफ़ी महत्वपूर्ण थ्योरी है। अगर आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करना है तो जितनी भी स्टेप्स आपको बताई गई हैं वह सभी आपको, यदि इसका आलोचनात्मक व्याख्या पूछा जाता है आपसे परीक्षा में कि सीखने में या अधिगम का जो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें, तो आपको इसके उत्तर को इसी प्रकार से लिखना है कि इसके जो प्रतिपादक है वह कौन है, प्रयोग जो है वह किस प्रकार से किया गया है, प्रयोग से क्या क्या चीज़ें या कौन कौन से नियम हैं वह निकल के आए हैं, प्रयोग में किए जाने वाले यूज़ किए गए जो कीवर्ड्स हैं
जैसे कि हमने इसमें देखा है कि व्यवहार जो है वह दो प्रकार के होते हैं, एलिसिटेड, एमिटेड। मतलब यहाँ पर हमने रेस्पोंडेंट बिहेवियर देखा है, ऑपरेंट बिहेवियर को डिफ़ाइन किया है, तो वो उनको आपको डिफ़ाइन करना है। साथ में हमने रीइंफोर्समेंट को देखा है, तो रीइंफोर्समेंट को आपको डिफ़ाइन करना है। साथ में आपको मोटिवेशन को डिफ़ाइन करना है, साथ में आपको डिराइव को डिफ़ाइन करना है ना, जिससे कि क्रियाओं को जो बल मिलता है तो वो हमारी डिराइव होती है, तो उसको डिफ़ाइन करना है। तो इस तरह से जितने भी इसके कीवर्ड्स हैं आपको उनको डिफ़ाइन करते हुए आगे बढ़ना है। फिर पुनर्बलन के जो प्रकार या जो शेड्यूल्स जो हमने देखे हैं उन शेड्यूल्स को आपको डिफ़ाइन करना है, बताना है। और लास्ट में इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस बताते हुए इसके लिमिटेशन को बताना है। तो इस तरह से यदि आप उत्तर को लिखते हैं तो ये तो हो जाएगा आपका आलोचनात्मक व्याख्या हो जाएगी। और यदि आपको कंपैरिजन स्टडी आती है, यदि आपको अंतर आता है कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है और ऑपरेंट कंडीशनिंग है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, तो यदि वो डिफरेंसेस आते हैं तो आपको केवल इसके जो मुख्य मुख्य जो नियम है उस नियमों को मतलब अंतर का आधार बनाते वो भी हम देखेंगे अपने आगे के लेक्चर में। तो उन अंतर का आधार बनाकर भी आप इस उत्तर को लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।